चलो बताओ तो कहाँ तक हुआ था। आज इसको खत्म करें इस चैप्टर को। अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, कब आया था? 1793 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था ये सब अंग्रेजों के द्वारा भूमि राजस्व के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। ठीक है, एक व्यवस्था था, यही ना था। अब देखो, ये व्यवस्था जिसके दिमाग में आया, ठीक है, वो कौन था? इसको जो लागू किया वो है कार्नवालिस। कार्नवालिस, ठीक है। कार्नवालिस क्या है, किस पद पे है? गवर्नर है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे हेड है भारत में। लेकिन जो जिसके दिमाग में ही आया, ठीक है, तो हम लोग देखे थे द्वैध शासन कौन बंद किया था? है? कौन चालू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव चालू कब किया था? 1765 में। 1765 में चालू किया, 1772 तक ये चला। फिर इसको बंद कौन किया? 1772 में जब वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बनकर आया तो ये इसको बंद कर दिया। तो ये द्वैध शासन के तहत जो है कि पूरा पैसा वाला फिनांस वाला सिस्टम अपने पास रख लिया था। ठीक है, धन का लगान वगैरह सब जो है कि अपने कब्जे में रख लिया था। तो वहाँ से उसको धन आता था। ठीक है, तो उसका बहुत जो है कि विरोध हुआ, बहुत उसका जो है कि लोग सब उसमें दरिद्रता के चक्कर में जो है कि फंस गए, मर गए, खेती को पूरा नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि ठीक नहीं था। ठीक है, बहुत शिकायत भी जा रहा था अंग्रेज लोग के पास में, लेकिन ये लोग तो लूटने ही के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है, तो द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग खत्म कर दिया, तो उसके जगह पे क्या सिस्टम लेकर आया? ठीक है, तो उसके लिए जो है कि एक ठो यहाँ पे लगान वसूली के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, इकोनॉमिक मामला को देखने के लिए, ठीक है, राजस्व का वसूली अच्छा से करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए एक बोर्ड बनाया, रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड बनाया। ठीक है, जैसे आज भी हमारे यहाँ कई प्रकार का डिपार्टमेंट है जो तय करता है। जैसे जेपीएससी है तो क्या चीज़ एग्जाम लेता है, वो एसएससी है तो क्या चीज़ एग्जाम लेता है। ठीक है, नया नया तरीका जो है कि देखता है कि कैसे कैसे जो है कि पी के आओ और क्वेश्चन जो है कि दे दो। ठीक है, तो बात है कि वो रहबे करेगा, वो तो देगा ही। तो यही रेवेन्यू बोर्ड का एक आदमी था जिसका नाम था जॉन शोर। जॉन शोर रेवेन्यू बोर्ड का एक मेंबर था। ठीक है, आदमी नहीं, मेंबर। आदमी तो है ही था लेकिन मेंबर था। ठीक है, मेंबर इसके ये में आया। ठीक है, उसके बाद में और एक व्यक्ति का नाम आता है। ठीक है, चाहे दूसरे को याद रखो, हटता काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जॉन शोर ही इसको लागू किया 1790 में। ठीक है, इसको अस्थाई बंदोबस्त को 1790 में जॉन शोर के द्वारा शुरू किया गया। देख लो, समझो पहले। 1790 में इसमें
शुरू किया गया, लागू किया गया 10 वर्ष के लिए, ठीक है। लेकिन 3 ही साल हुआ था कि कॉर्नवालिस इसको सब जगह लागू कर दिया, ठीक है। कहाँ? क्या पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में, पूरे भारत में? नहीं, एक अलग क्षेत्र में सब जगह के लिए, जितना मान लीजिए कि पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितना बड़ा उसका साम्राज्य है, ठीक है। तो इधर जो है कि अस्थाई बंदोबस्त, इधर फलना बंदोबस्त, उधर ढिमका बंदोबस्त, ठीक है, इस टाइप से जो है कि किया है। अब इसमें हम लोग देखें कि अस्थाई बंदोबस्त, अभी हम लोग इसको समझे, ठीक है। रैयतवाड़ी देखेंगे तो रैयतवाड़ी दक्षिण में है, ठीक है। फिर महालवाड़ी देखेंगे तो महालवाड़ी उत्तर और पश्चिम में है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अस्थाई बंदोबस्त का क्षेत्र क्या था, ठीक है। तो नीचे में लिखो क्षेत्र, इसको लिख लियो ना, है नहीं तो लिखवा दे, लिखो लिखो। अस्थाई बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम, चाहे काहे के लिए जो है कि लिखवाओगे ज़्यादा, आज पीडीएफ जा रहा है तुम लोग का, तो जितना इसमें से नोट से पढ़ाएंगे नहीं उतना, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नोट्स तुम लोग के जा रहा है पीडीएफ में, तो वहीं से लिख लेना। हमको तो नहीं लगता है कि तुम लोग का कॉपी में उतरेगा वहाँ से, ठीक है। लिखो, विचार सर्वप्रथम जॉन शोर ने दिया और 1790 में 10 वर्ष के लिए, 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू किया, 10 वर्ष के लिए लागू किया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 10 वर्ष के लिए तो लागू कर दिया, लेकिन 3 वर्ष हुआ, 3 वर्ष में इसको लगने लगा कि ये बहुत लाभदायक है, ठीक है। तो 1793 में कॉर्नवालिस महोदय इसको लागू कर दिए, ठीक है। क्योंकि जॉन शोर जो लागू किया था 1790 में, तो ये बहुत छोटा क्षेत्र में था, ठीक है। कॉर्नवालिस इसको जब 1793 में लागू किया तो इसको बहुत बड़ा क्षेत्र में लागू किया, ठीक है। तो इसी में लिखो, वर्ष के लिए लागू किया, लाभदायक परिणाम के कारण, लाभदायक परिणाम के कारण 1793 में, 1793 में अस्थाई कर दिया गया, 1793 में अस्थाई कर दिया गया, इसे जॉन शोर का बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे जॉन शोर का बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जो लिखे हो उसे पूरा समझ में आ गया होगा, है? जॉन शोर का बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। जो लिखे हो इसे फिर से पढ़ो। ये तुम उल्टा काहे लिखती है चाची, सब पेज इधर पलटता है, तुम ऐसे खरोष्टी लिपि में चल रही है का? पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। क्या समझा, कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं। क्या क्या पढ़ी चाची, फिर से पढ़ो तो तुम, बहुत तुम पेज पलट रही हो। हाँ पढ़ो, आए बताओ, हाँ बताओ, अगर याद हो गया तो बताओ। ये लागू किया ना जॉन स्वर ने, तो लाभदायक देखा 3 वर्ष के अंतर्गत थी, तो फिर वो और जगह पे उस चीज को लागू कर दिया। हाँ हाँ, 1793 में कॉर्नवालिस जो उस टाइम का गवर्नर था वो अस्थाई कर दिया कि नहीं ठीक है यही रहेगा, वो 10 वर्ष 11 वर्ष हटाओ रहेगा। उसके बाद में इसमें परसेंटेज भी वसूलने का तरीका उरीका सब चीज़ को फिक्स कर दिया, बोला इतने, ठीक है। अभी हम लोग और देखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये कॉर्नवालिस किया। अब यहाँ से देखो जो है कि क्वेश्चन में जॉन शोर भी ऑप्शन आ सकता है, कॉर्नवालिस भी आ सकता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर दोनों दे दिया तो उतना नहीं पीता है कि उल्टल पलटल रहेगा, ठीक है।
सर्वप्रथम अस्थाई बंदोबस्त किसके दिमाग में आया? जॉन शोर। ठीक है। लागू कौन किया? कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त के समय गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है। इस टाइप से जो है कि क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जो आज का पीडीएफ जा रहा है, ठीक है, ये हमारा अपना बनाया हुआ नोट्स रहता है। आज तक कितना नोट्स बना के दे दिए सबको, कितना, वो लिखने का आदत हो गया हमको। ठीक है। जहाँ नोट्स खत्म होगा फिर से जो है कि नया शुरू, फिर से उसमें अब एक दो लाइन कहीं पे 10 लाइन अपडेट का रहता है, तो उसके लिए जो है कि फिर से नया नोट्स जो है कि बनाना शुरू। अभी देखो ये तुम लोग का नया नोट्स बन रहा है, ये देखो अभी बनिए रहा है। देखो आज का जो है कि यहाँ तक पूरा कंप्लीट है, इसके बाद इधर बनेगा। देखिए इधर बाकी है, इधर कला संस्कृति भी एक तरफ चल रहा है। ठीक है। अब इसको जो है कि 5 दिन में ख़त्म कर देंगे बना के, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है। ये तुम लोग का नोट्स बनाने के चक्कर में, ठीक है, हम रात भर सो ही नहीं है, जगे रह गए। नींद आ रहा था 8 बजे के आसपास में, तो हम बोले कि नहा लेते हैं तनी जोरदार। ठीक है। तो दम भर जो है कि नहाए हैं। ठीक है। तो फिर आए हैं। आदत है हम लोग को जगने का, बीमारी का परवाह नहीं है कि इसमें से क्या होगा। 8 घंटा सोना चाहिए, कोई बोलता है कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए। बाबा प्रेमानंद बोलते हैं कि 3 घंटा भी बहुत है। ठीक है। लेकिन ये तो परफेक्ट है कि सोना तो चाहिए का। तो बात है कि जिसका दिमाग थकेगा वो ना सोतेगा। हम लोग का दिमाग भी नहीं थकता है, तो नहीं सोते हैं। जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ पे जो है कि करते हैं। अब अगला चैप्टर का जो है कि नोट्स बनाएंगे तो फिर तुम लोग को बताएंगे। ठीक है। पुराना नोट से नहीं बतेगा। अब उसमें जो भी अपडेट रहता है, चूँकि हम तो क्वेश्चन से अपडेट रहते हैं, हर एक महीना मैगजीन लेते हैं। मैगजीन में जहाँ भी, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, कहीं का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें उसका दे देता है। ठीक है। तो उससे अपडेट हो जाते हैं। स्टूडेंट का वो भी यही काम करना चाहिए। ठीक है। लेकिन तुम लोग नहीं करते हो। तो बात है कि एग्ज़ाम के हिसाब से भी करना चाहिए। अब हम जो मैगजीन लेते हैं वो मैगजीन तुम लोग को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऑनलाइनर करंट अफेयर पढ़ो, धर के उसी को 6 बार पढ़ जाओ। ठीक है। इतना पतला उसमें हमको लगता है कि 500 पेज हमको लगता है कि नहीं रहता होगा ऑनलाइनर वाला करंट में। ठीक है। अब 500 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार? क्या चाची, कितना टाइम आए? लगेगा ही हम लोग के लिए। कितना? एक दिन 1-2 दिन? बाबा रे। ठीक है। तो चलो 1-2 दिन में जो है कि 2 दिन में भी जो है कि ख़त्म करो। तो इसे पढ़ेगी तब ना, पढ़ी है घर में आए ना। तो ये हो गया। उसके बाद में आप यहाँ बोलते हैं तब जाके नहीं, तो नहीं पढ़ने का मतलब है कि तुम अपने आप के साथ में धोखा कर रही हो। इंसान को सबसे पहले अपने से प्यार करना चाहिए, उसके बाद दूसरे से। ठीक है। तो अपने आप के साथ में धोखा कर रही है। हम लोग का हुआ, हम लोग का एग्ज़ाम नहीं निकला, हम लोग अपने ऊपर टाइम ही नहीं दिए। 2012 से जो है कि पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पढ़ाने के चक्कर में अब कल नोट्स अब अपना पढ़ना रहता तो हमको इतना जगना पड़ता नहीं, ना जगना पड़ता। लेकिन तुम लोग के कारण जो है कि जगे, हमको क्या फायदा? हम चाहते तो बस एकदम शॉर्ट में 1 दिन में 3-3 को जो है कि ख़त्म कर देंगे चैप्टर। ठीक है। तब उतना हम अपने लिए जगेंगे तो हमको तो ज़्यादा फायदा ना होगा। लेकिन बात है कि चल रहा है, तो इसीलिए अपने ऊपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने से जो है कि प्यार करो, इधर उधर छोड़ो। नेक्स्ट में लिखो क्षेत्र बंगाल, बिहार,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उड़ीसा, अब यहां पे जो है कि एक चीज देखो, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा बंदोबस्त है जो अंग्रेजों को दीवानी मिला था, तो यही 3 गो क्षेत्र न मिला था है? तो इस क्षेत्र में कौन सा बंदोबस्त लागू हुआ? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, फार्मिंग सिस्टम के अस्थाई बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त। यहीं से एक ठो नया क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो और इसके बाद में आपका क्षेत्र से भी जो है कि पूछता है कहाँ नहीं था, तो 3 गो जो है कि दे देगा, ये एक ठो जहाँ नहीं था वहाँ वाला ऑप्शन देगा, ठीक है। तो क्षेत्र भी आपको साथ में याद रखना है। इसी में वाराणसी, यूपी का पूर्वी भाग, वाराणसी कौमा यूपी का पूर्वी भाग, ठीक है, इतना क्षेत्र तक ये बंदोबस्त फैला हुआ था, ठीक है। अब इतना क्षेत्र तक ही फैला हुआ था, तो इसमें कॉमा करके उत्तरी कर्नाटक भी लिख लो, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है उत्तरी कर्नाटक। तो यूपी में था कि नहीं अस्थाई बंदोबस्त? था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया गया, इसमें लेने का तरीका क्या था? लेने का तरीका इसमें जमींदार को दे दिया गया। जमींदार को वसूली करने का सिस्टम दे दिया गया कि वसूली कौन करेगा? जमींदार करेगा। अब जमींदार को कितना मिलेगा, तो यहां पे अस्थाई कर दिया, फिक्स कर दिया। 100 में 89% कौन रखेगा? है? अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 11% जमींदार को मिलेगा। तो एक डेटा इस टाइप से पूछता है कि कितना परसेंट अंग्रेज के पास और कितना परसेंट जमींदार के पास, ठीक है। या 10/11 अंग्रेज के पास और 1/11 जमींदार के पास, ठीक है। इस टाइप का जो है कि डाटा आपको पूछेगा, ठीक है। तो परसेंटेज वाला तो एकदम याद करके रखना है कि अगर 100 रुपया वसूल के आ रहा है तो उसका 89 रुपया अंग्रेज रखेगा और 11 रुपया जमींदार को मिलेगा अपना वसूली करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इस समय बहुत पैसा था, नहीं सुनते हो? अपना दादाजी से पूछना कि दादाजी जमींदार का होता था, तो जमींदार बहुत बड़ा जमीन का मालिक होता था, ठीक है। तो ये सब सिस्टम अंग्रेज के समय से ही जो है कि शुरू हुआ। हालांकि जमींदार शब्द का प्रयोग आपका अकबर के समय से, मुगल पीरियड से जो आपका चलते आ रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा यूज करना शुरू हुआ अंग्रेज के समय में, ठीक है। जमींदार को बोला वसूलने के लिए 11% खाली इसको वसूलने का मिल रहा है जमींदार को, ठीक है। अब जमींदार यहाँ पे ज़्यादा भी तो वसूल सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं। अगर आज आपसे कोई ज़्यादा वसूली करता है तो आप जो है कि फ़ोन घुमा दीजिएगा, कहीं जाके जो है कि रिकॉर्ड करके उसका बात को डाल दीजिएगा, ऐसा उस टाइम में कोई सिस्टम नहीं। और 12% अगर ले लिया तो पब्लिक को देना ही पड़ेगा, काहे कि वसूल कौन रहा है? जमींदार। तो जमींदार कहाँ का आदमी है? इंडिया का ही आदमी है,
ठीक है। अंग्रेज को भी लग रहा है कि यहीं का आदमी हमको वसूल के दे रहा है, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मार भी खाएगा तो वही खाएगा। लेकिन जमींदार को अंग्रेज लोग भी संरक्षण देता था, काहे कि अंग्रेज जानता था कि अगर कुछ होगा तो सबसे पहले जमींदार लोग हम लोग के पक्ष में आएगा। कुछ इंडियन को अपने पक्ष में भी तो रखना जरूरी है अगर वो शासन कर रहा है, चूंकि वो तो बाहर का है, ठीक है। तो ये सब समझ के जो है कि अंग्रेज भी चाहता था कि जमींदार हमारा बन के रहे, और जमींदार भी जो है कि देखता था कि उधर से अंग्रेज के तरफ से सुविधा उविधा सब मिल ही रहा है, 11% मिल ही रहा है, ठीक है। तो 11% तो इसको इसमें से बचा जो वसूल के ले गया, और ऊपर से वो 6% अलग से वसूला कि 2% अलग से वसूला, इसका अपना हो गया। मतलब पूरी तरीके से जमींदार और अंग्रेज दोनों मिलके लूट रहा है, ठीक है। इसका मतलब तो यही ना हुआ, ठीक है। कोई सिस्टम नहीं, मर रहा है तो मर रहा है किसान लोग, ठीक है। तो इसको जो है कि लिखो, जमीन का मालिक इसमें कौन होगा। और एक चीज जो है कि समझ लो, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा है, जमींदार कौन होगा। भूमि का मालिक, मान लीजिए ए नाम का किसान है, ठीक है, और ये इसको टैक्स देना है, वसूलने जमींदार आएगा, ठीक है। इसका खेत बेचारा का यहाँ है, पिछले बार जो है कि धान लगाया था पूरा एकदम खूब हुआ था, पूरा मजा से था। इस बार धान लगाया जो है कि होबे नहीं किया, पानी मार दिया, गर्मी मार दिया, कुछ भी आपदा के कारण होबे नहीं किया। तो लगान वसूलने जमींदार आया तो इसको बोला कि इस बार कुछ नहीं है, तो नहीं है तो ये जमीन जमींदार का, ठीक है। ऐसा ले सकता था अगर जमींदार को तरस आया कि ना चलो राम बाबू है, अपने आदमी है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जमींदार का जी हजूरी कीजिए। और आगे चल के ये इतना बड़ा रूप ले लिया था कि इसको हटाने के लिए कानून लाना पड़ा हम लोग को आज़ादी के बाद, तब जाके जमींदारी सिस्टम जो है कि हटा। आज भी देखना जो है कि कहीं कहीं तुम लोग को गांव में जो है कि मिलेगा, कोई कोई बूढ़ा लोग बोलता हो कि चलो जमींदार साहब के यहाँ, ठीक है, तो फलना साहब के यहाँ, ठीक है। आगे चल के इसी में जो है कि क्या हुआ, जमींदार लोग, एक ठो व्यवस्था आता है जिसका नाम है पटनी व्यवस्था, ठीक है। पटनी व्यवस्था के तहत जमींदार, जो बड़ा जमींदार होता था, वो छोटा जमींदार को दे देता था वसूली के लिए, ठीक है। अब जो कमा रहा है, मान लो कि 6% एक्स्ट्रा लिया, चाहे 2% एक्स्ट्रा लिया, उसी में से जो है कि 1/8% इसको दे दिया, और क्या कि हमको वसूल के तुम दो। ये घर में जो है कि आराम कर रहा, तो समझ लीजिए कि जमींदार उस टाइम में कितना ज़्यादा लाव लश्कर के साथ में तो पूरा ऐश मौज करके रहता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जमींदार लोग को काम सुबह से लेके शाम तक वसूल के दे देना था, ठीक है। अंग्रेज लोग ऐसा सोचा कि सुबह से शाम तक वसूल के दे देगा, ठीक है। यानी कि रोज का रिपोर्ट है, डेली रिपोर्ट है, रोज आपको वसूलिए और ले जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। जमींदार सबको टाइट करने के लिए अंग्रेज क्या किया, कहे कि अब आज वसूल रहा है तो शाम को ले जाके दे दो। अब सोच रहा है कि आज रात हो गया, हटा कल जाके सवेरे दे देंगे। कोई बोल रहा है कि बेटा को ले जाना है डॉक्टर के पास में, पहले उसको दिखा लेते हैं फिर ले जाके देंगे। तो ऐसे ऑफिस का काम होगा? चाहे अभी ऐसे काम होता है, सब कुछ सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है। तो जमींदार लोग एक ठो कानून लाया, सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून लेके आया। हाँ, मतलब हाँ, सूरज ढलने से पहले पैसा ला के जमा कर देना है जो वसूले हो और नहीं तो जमींदारी खत्म, ठीक है। क्योंकि जमींदारी के लिए तो वहां पे लाइन लगा रहता था, ठीक है।
तो ये जमींदार लोग को भी जो है कि इस कानून के द्वारा जो है कि टाइट कर दिया कि सुबह से लाए हो तो शाम में एकदम ला के एकदम जमा कर दो, नहीं तो जमींदारी खत्म कर देंगे, दूसरा को दे देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था आपका अस्थाई बंदोबस्त का। ठीक है, तो इसमें लिख लियो ना सब, लिखो। राजस्व दर अस्थाई कर दी गई, राजस्व दर अस्थाई कर दी गई। राजस्व जमींदार वसूलेगा, राजस्व जमींदार वसूलेगा। जमीन का मालिक जमींदार होगा, जमीन का मालिक जमींदार होगा। सूर्यास्त कानून लेकर आया, जिसके तहत सूरज अस्त होने से पहले लगान की वसूली जमा कर देनी पड़ती थी। एकदम जल्दी जल्दी एकदम फटाफट एकदम डॉक्टर जैसा हाथ चलाओ। आए, जिसके तहत सूरज अस्त होने से पहले ही वसूल किए गए जमा, वसूल किए गए लगान, लगान को जमा कर देना होता था। ठीक है, एक बार दो बार में पहले सुन लो, उसके बाद अपने हिसाब से जो है कि लिख लो, तो फिर पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लिख ली, वाह, एक नंबर। अच्छा, इस बार तो टॉफी नहीं लाए, अगली बार लाएंगे तो देंगे। 11 हिस्सा 10 भाग ये सब लिख लिए हो? है? ठीक है, तो इसको नहीं लिखो, लिखो 89% वसूली का 89% अंग्रेज और 11% जमींदार स्वयं अपने पास रखते थे, स्वयं अपने पास रखते थे। ठीक है, हो गया अस्थायी बंदोबस्त खत्म। नेक्स्ट चलो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो 1792 में इसको लागू किया गया, कर्नल रीड के द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा, लिखो लिखो, कर्नल रीड के द्वारा। वहाँ का गवर्नर होगा, वहाँ का अधिकारी होगा, लोकल अधिकारी। कहाँ सबसे पहले लागू किया? बारामहल मद्रास, बारामहल मद्रास में लागू किया। अब देखो, हम लोग पढ़े थे आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला संधि, हाँ? प्रथम संधि था मद्रास का। नहीं, हाँ, मद्रास का प्रथम संधि था, लेकिन थर्ड जब हुआ 1790 से 92, उस समय टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान हार गया था और कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को मिले थे, उसी में एक क्षेत्र था आपका बारामहल। ठीक है, जो उसको उस समय मिला था। तो सबसे पहले कैप्टन रीड, कर्नल रीड जो है कि बारामहल क्षेत्र में इसको लागू कर दिया। तो ये पूछेगा कि सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, तो बारामहल में। ठीक है, डेट पूछेगा तो 1792। ठीक है, अब इसमें देखो रैयत का मतलब क्या होता है, हैं? जमींदारी हटा दिया।
रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। रैयत मतलब किसान, यानी कि इस सिस्टम के तहत डायरेक्ट रैयतों से यानी कि डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाएगा, बीच में कोई जमींदारी नहीं। काहे कि ये खबर उन लोग को मिल रहा था, अंग्रेज लोग को, कि जमींदार लोग भी बदमाशी कर रहा है, ठीक है। तो जब किसानी मर जाएगा तो फिर देगा कौन? तो बोला कि इस सिस्टम को हटाना जरूरी है, या जहां चल रहा है अपना चलने दो, ठीक है। इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका दक्षिण के क्षेत्र में लाया गया, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण में पहले से चल भी रहा था। अंग्रेज लोग इसी का अनुसरण करते हुए वो लोग भी यही व्यवस्था लेकर आया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आया, ठीक है। अब किसानों को लगा होगा कि भाई चलो बीच में जमींदारी सब है, वो लोग ज़्यादा पैसा लेता था, डायरेक्ट अब सरकार लेगा तो होगा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी स्थिति सुधरा नहीं, और बहुत ज़्यादा चर्चा जो है कि हम करना नहीं चाहते। अस्थाई बंदोबस्त में कितना परसेंट क्षेत्र पर हुआ था उसको भूल गए, 19%। अस्थाई बंदोबस्त में लिखो तो क्षेत्र, क्षेत्र शायद नहीं लिखवाया ना, लिखो नीचे में एक पॉइंट दे के लिखो। ब्रिटिश भारत के 19% भागों पर अस्थाई बंदोबस्त, 19% भूभागों पर, 19% भूभागों पर अस्थाई बंदोबस्त लागू थी, अस्थाई बंदोबस्त लागू थी। अठारह सौ 20 में क्या हुआ? मद्रास का गवर्नर था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। ये 1820 में पूरे मद्रास में लागू कर दिया इस व्यवस्था को, ठीक है। तो यहाँ भी दो नाम, कैप्टन, बार बार कैप्टन क्या निकल रहा है मुझसे, कर्नल रीड किस व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवाड़ी, न कि अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी से। रैयतवाड़ी मद्रास में कौन लागू किया? हेक्टर मुनरो, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम दिमाग में किसके चला? तो कर्नल रीड। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो 12 महल में, ठीक है। और 1820 में, सॉरी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी 1820 में मद्रास में इसको हेक्टर मुनरो लागू कर दिया, ठीक है। तो इसको लिखो। धीरे धीरे खाली ये आपका मद्रास ही नहीं रहा, ठीक है, बम्बई में भी गया, ठीक है। तो लिखो इसमें 1820 में हेक्टर मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। 1820 में हेक्टर मुनरो के द्वारा पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। इसके बाद बम्बई, असम, बम्बई, असम और पूर्वी बंगाल में भी लागू किया गया, और पूर्वी बंगाल में भी लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 51% क्षेत्र में, 51% क्षेत्र में, 51% क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त कितना परसेंट? 51%, 19%, रैयतवाड़ी 51%। और देखो इसमें तुम्हारा लगान अस्थाई नहीं था, फिक्स नहीं था, ठीक है। ये तो ठीक है कि भैया आप हमसे आके वसूल रहे, बीच में कोई दलाल नहीं है, पैसा खाने वाला कोई दलाल नहीं है, अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन वसूली कितना होगा ये भी तो फिक्स नहीं है, और परिवर्तनशील है। आज 10 रुपया वसूलने का मन हुआ तो जाओ आज 10 वसूल के आओ, कल 20 वसूल के आओ, जबकि अस्थाई बंदोबस्त में फिक्स था कि इतना ही वसूलना है, ठीक है, और इतना इतना क्षेत्र से वसूलना है, सब कुछ उसका फिक्स कर दिया था। इसमें जो है कि ऐसा सिस्टम कुछ नहीं था, तो जो वसूली करने जाता था ऐसा कुछ था नहीं, फिक्स इसमें है नहीं, ठीक है। आज मन हुआ 20,
उधर से जो है कि बोलेगा कि कल तो 20 लिए थे, आज 30 काहे ले रहे हैं? बड़े बाबू से ऑर्डर है, ठीक है, वहीं से ऑर्डर है, ऊपर से, ठीक है। एक तो जहाज खरीदा रहा है, वो तो पैसा चाहिए ना, ठीक है। राजा साहब उड़ेंगे उसमें, तो जनता भी सोचता है अच्छा राजा बाबू उड़ेंगे, ओह ठीक है, हेलीकॉप्टर, बस वो अपने 4 को हला कर देगा। अब वो हेलीकॉप्टर ऊपर खरीदा रहा है कि नहीं खरीदा रहा है, लेकिन हवा बना के ज़्यादा टैक्स वाला ले लिया। चाहे सीधे भी बोलेगा कि अब 30 हो गया है, कल 40 हो जाएगा, कल 40 निकाल के रखना, तो मानता था गरीब किसान, ठीक है। पढ़ा लिखा उस टाइम में लोग कम थे, नहीं समझ पाते थे बात को। आज के जैसा जो है कि इतना हाईलाइटेड वाला डिजिटल इंडिया नहीं था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। तो ये अस्थाई नहीं था और परिवर्तनशील था। नेक्स्ट में चलो, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था देखो, इसमें समझने के हिसाब से बहुत कुछ है। अगर ये कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है, पीसीएस का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए इसमें बहुत कुछ समझना है। यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आता है। मेंस का कुछ कुछ झलक आज का पीडीएफ में भी तुम लोग को दिखेगा। ठीक है। महालवाड़ी ये कहाँ, ये देखो 1891, 1891, अच्छा इसके नीचे में जो है कि लिखो थोड़ा सा, यहाँ पे हमको दो वो डेट मिल रहा है, इसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। डेट दो को लिखा गया है, इसलिए डेट जो है कि करो, ठीक है। हालांकि 1822 जो है कि सबसे सर्वमान्य डेट है, ठीक है, जब ये लागू हुआ था। और धीरे धीरे जो है कि ये बहुत सारा क्षेत्र में फैल गया। तो ये किस किस क्षेत्र में जो है कि फैला, तो नीचे में क्षेत्र लिखो। हाँ, कौन, हाँ, तो क्या दिक्कत है? अब वो जो है कि अलग जगह चल रहा है, ये अलग जगह के लिए है, ठीक है। हाँ, 22 में, 1822 में, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी, पहले इसको लिख लो, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या था, क्षेत्र भी लिख लो, लिख लो, क्षेत्र भी लिख लो। यूपी, एमपी, और दक्षिण भारत के कुछ जिले, पंजाब, पंजाब में लागू था, ठीक है। कितना % क्षेत्र पर? बताने वाला को जो है कि जो मांगेगा मुंह मांगा इनाम फ्री, अगर बता दी तो। 20% गलत, इनाम से बाहर है। ऑप्शन दे, 30, 40, 50, 60, 50, 40, 40 का दीदी आ 60, सब तो बोल ही दिया, बात सही है, ठीक है। 30, हाँ, अब कितना बचा? 30, तो 30% में महालवाड़ी था, ठीक है।
तो देखो दिमाग लगे शंखपुष्पी पी रही होगी। परसेंटेज आपको याद रखना है, कितना कितना भूभाग पे फैला हुआ था। डेट याद रखना है, डेट से रिलेटेड जो आदमी है, ठीक है, उस व्यवस्था से रिलेटेड ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। बाकी इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, तो हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं है समझना, ठीक है। हम लोग जितना समझ रहे उतना काफ़ी है। चलो अब आओ, वित्तीय पूंजीवाद एक शब्द आता है इस चैप्टर में। हाँ, तो तीनों का तीनों खत्म हो गया ना। किसको किसको देखे हम लोग? अस्थाई बंदोबस्त, रैयत बाड़ी और महालबाड़ी। ये क्या था? ये भू राजस्व व्यवस्था था जो अंग्रेज लोग लेकर आया था, ठीक है। तो जितना हम लोग चर्चा कर लिए उतना जो है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत है, और जितना लिखे और जो डाटा आपको लग रहा है याद करने वाला है तो उसको रटो, याद करना होगा, उससे पीछे नहीं भागना है, बल्कि उसको रट के 10 मिनट में, कितना टाइम लगेगा रटने में? 10 मिनट का। ये आज काहे इतना उदास है रे? क्या बात है? खाना वाना नहीं खाई है बेचारी? नहीं, रात में भी नहीं खा पाई थी। कितना? हाँ, ऐसा क्या है? हाँ, हाँ, तो ऐसा क्या होता है? तो वो कहानी सुनाते हैं। हालांकि बहुत जाने माने टीचर है, बहुत नॉलेजेबल। अब वो अलग बात है कौन स्टाइल है उनका, हमको नहीं मालूम। ठीक है, सबका अपना अपना है। क्या थे? फिनेंशियल कैपिटलिस्ट, वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। इसका इंग्लिश भी जो है कि लिख दिए हैं, वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। हमको तुम लोग का बात सुन के कभी कभी हंसी लगता है। कि इतना चाट देते हैं कि भाग जाता है स्टूडेंट। रीजनिंग पे बहुत बढ़िया से जो है कि ध्यान दिया करो, ठीक है। क्या है कि रीजनिंग अगर नहीं बनाएगी ना, ठीक है, तो समझो कि कोई एग्जाम निकलने वाला नहीं है, और उसको सब कोई बनाएगा, ठीक है। बोका से बोका भी उसको बनाएगा रीजनिंग को, ठीक है। लेकिन बात है कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन बनाता है, तो वो सब प्रैक्टिस से होगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट, वित्तीय पूंजीवाद, इसका मतलब यही हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा 1860 के बाद भारी मात्रा में भारत में पूंजी निवेश किया जाने लगा। इससे पहले जो है कि भारत में निवेश नहीं करता था, ठीक है, सिर्फ यहां से ले जाता था, यहां पे निवेश नहीं करता था। अब क्या हुआ? निवेश करना 1860 के बाद में शुरू हुआ, तो उसी को जो है कि टेक्निकल भाषा में वित्तीय पूंजीवाद बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि रेलवे में इन्वेस्ट करने लगा, बैंक खोलने लगा, ठीक है, तरह तरह का जो है कि सिस्टम लाने लगा, अच्छा कि खराब, ठीक है। लेकिन ये सारा सिस्टम वो लोग अपने फायदे के लिए ला रहा था। रेलवे इसीलिए ला रहा था कि हमको यहाँ से सामान उठा के ले जाने में, बंदरगाह तक तो ले जाना होगा ना, आसानी पड़ेगा। कहीं विद्रोह होता है, ठीक है, जाने का कोई साधन नहीं है,
जल्दी पता नहीं चलता है, इसका कोई साधन नहीं है जिसके चलते वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है। तो सेना को भेजने के लिए, अधिकारी लोग का आना जाना के लिए, ब्रिटिश लोग खूब उसका जो है कि फायदा उठाने के लिए, इसके लिए रेल निर्माण किया था। तो अच्छा कि खराब है? हाँ, तो इसका परिणाम हम लोग सकारात्मक रूप और नकारात्मक रूप दोनों रूप में हम लोग देख सकते हैं। खराब इसीलिए था कि वो लोग जो है कि अपना फायदा देख रहा था। अच्छा इसीलिए हो गया कि आज तक हम लोग उस पर ही कर रहे हैं, और आज जो है कि भारत पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है सबसे बड़ा रेलवे में। चौथा सबसे बड़ा रेलवे वाला देश है भारत। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ। बैंक सब जो है कि खुलने लगा। ठीक है, यहाँ के लोग रेलवे से परिचित हुए। इससे पहले रेलवे से परिचित नहीं थे। आज भी नेपाल में आपका रेलवे नहीं है, वहाँ का लोग जानबे नहीं करता है। अब इंडिया आया तो घूम फिर लिया, तो इंडिया में रेलवे चलता है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली कोई गया, चाहे कोई मेट्रो सिटी जाता है तो सोचता है कि एक बार मेट्रो में चढ़ ले। कहीं रील में देखते थे, अब रियल में एक बार देख लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो आया कोई तो चढ़ उड़ गया तो अलग बात है। अब तो एक से एक ट्रेन वंदे भारत, उसके बाद में एक तो कोई महाराजा वाला ट्रेन चला था, वो बंद हो गया कि चल रहा है पता नहीं। महाराजा एक्सप्रेस, उसमें एयर होस्टेस के जैसी जो है कि लड़की लोग उसमें पूरा जॉब में है। ठीक है, उसमें सब सुविधा उविधा, मट्ठा उठा चाहिए, चिकन चिल्ली बिल्ली जितना चाहिए सब उसमें, हाँ व्यवस्था पूरा है। एकदम लगेगा कि एकदम महाराजे के जैसा बैठे हुए हैं। ठीक है तो वैसा वैसा भी जो है कि ट्रेन चल रहा है। अब तो जितना है अब महाराजा वाला फीलिंग लेगा तो ठीक है अब तुम चाहते हो कि पानी ला के हमको एयर होस्टेस दे, तो एयर होस्टेस दे तो देना होगा ना चार्ज, फ्री में थोड़ी हाँ, लेकिन हम लोग है भैया जनरल बोगी में जाने वाला सबसे अच्छा जो है कि हम लोग को चाहिए गप सप। ठीक है, तो गप सप के लिए हम लोग अपना जगह खोज लेते हैं। ठीक है, तो गप सप वाला इसमें जो है कि देखो स्लीपर में रात में जो है कि सब सूत जाता है। ठीक है, खराटा वराटा लगता है लेने, हमको जो है कि बोलते बतियाते जो है कि जाना है, तो हम जनरल में जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि स्लीपर में नहीं पटकेगा और इसमें पटकेगा। जर्किन है, जैसे नहीं होता है बस में पीछे नहीं बैठना बड़ी पटकेगा जर्किन में। ट्रेनों में तो ऐसा है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में बेचारा झाल मुड़ी वाला उसी में आता है, जनरल में आता है, उधर जल्दी जाता नहीं है कहे कि झाल मुड़ी उधर जितना, उधर पेप्सी तो कोका कोला तो फ्रूटवा सब लेके, ठीक है, तो सैंडविच तो बिरयानी ये सब लेके उधरे खा के पेट भरल रहता है। और इधर गरीब बेचारा आदमी सोचता है कि 10 रुपया का चूड़ा खा लेते हैं, ठीक है, पानी पी लेंगे तो पेट भरा भरा जैसा लगता है। चूड़ा खाने के बाद में ऐसा लगता भी है कि पेट पूरा भरा भरा है, फिर कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छा चीज़ है चूड़ा। ठीक है तो अपना हिसाब से जो है कि जियो, पैसा के हिसाब से मत जियो, अपना हिसाब से जियो। हाँ, कभी इच्छा करे तो राजधानी में भी चल जाओ। हम भी एक बार चढ़ के गधा जन्म उतारे हैं, हमको नहीं मजा आया, वहाँ अकेले बैठल रहो या मोबाइल में देखते रहो, तो मोबाइल आदमी कितना देखेगा चलो तो यही है वित्तीय पूंजीवाद, ये वर्ड समझ गए। अब चलो रेल निर्माण, हेडिंग 2 रेल निर्माण। रेल निर्माण नहीं, कुछ नहीं लिखना है, दिमाग में लिख लो। अभी जो बोले दिमाग में उसको बैठा लो, सब कुछ लिखबे करोगे। आ जाओ ना, आज का नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, प्रथम प्रयास देखो रेल निर्माण में 1846 से होना शुरू होता है। कब से? 1846 से। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय।
और शुरू हुआ और 1853 में पहला रेल चला। कहां से कहां? बंबई से, आज कितना तारीख है जी? 18, यानी कि परसों, 16 को, 16 तारीख को ही ये रेल चला था। इसीलिए हर एक अखबार में देखिएगा रेल से रिलेटेड एक पेज पूरा दे दिया होगा उसमें अखबार में। ठीक है, तो तुम लोग तो अखबार देखते नहीं, बोलेंगे फेवरेट हीरोइन कौन, तो सर फलना, ये तो याद रहेगा। फेवरेट एक्टर कौन, ठीक है, वो सब का भी। लेकिन जिंदगी ठीक है का, सबसे शानदार जिंदगी है एक्टर, वैसा कुछ है नहीं, कैसे नहीं है। अब देखो 2000 करोड़ का मालिक है सलमान खान, तो एक्टिंग है करके ना, तुम्हारा नौकरी में इतना कमाएगी। मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। नीचे में लिखो 34 किलोमीटर। डीजल इंजन था कि इलेक्ट्रिक इंजन था? है? तो दोनों में से कोई नहीं था, भाप इंजन था, स्टीम इंजन, राइट, लिखो भाप इंजन था। हाँ, देख रहे हो, पहले भाप से चलना शुरू हुआ, फिर डीजल से चलना शुरू हुआ। है? वो अंदर में जो है कि भाप बनाता था, और भाप के द्वारा वैसा मशीन बनाया गया था कि उसको चलता था। ठीक है, उसको समझने के लिए पूरा एक तो बढ़िया सा उसका पिक्चर वगैरह चाहिए, तब जो है कि समझोगे, यूट्यूब में देख लेना। ठीक है, हाँ। आज भाप से इडली बन रहा है कि नहीं, भाप से मोमो बन रहा है कि नहीं, बस इसी टाइप। ठीक है, बेसन का सब्जी बनता है, उसमें भी भाप लगा के जो है कि उसको जमाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भाप से इसे बन सकता है तो इंजन भी चल रहा था। ठीक है, 14 गो डिब्बा था इसमें, देखो 14 डिब्बे, 400 यात्री इसमें सवार था। जो कंपनी रेलवे चलाया था ये 34 किलोमीटर का, वो कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में हुआ, ये एक ठो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रेलवे लाया उस टाइम में कौन था गवर्नर? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में होगा? लॉर्ड कर्जन के समय में। नीचे में लिखो, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार कर्जन के समय में हुआ। है? कर्जन के समय हुआ, लॉर्ड कर्जन, क ज के ऊपर में र न, कर्जन, क से कबूतर। कर्जन के समय हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना, 1900 के आसपास, 1900 के आसपास। कर्जन गवर्नर जनरल था, सॉरी वायसराय था, 1900 के आसपास। ठीक है, अब रेलवे को एक महान व्यक्ति बोले हैं कि ये आधुनिक युग का अग्रदूत है। हाँ, ये कौन बोले हैं? तो कार्ल मार्क्स, लिख लो। रेलवे को आधुनिक युग का अग्रदूत किसने कहा?
आधुनिक युग का अग्रदूत, आधुनिक युग का अग्रदूत किसने कहा? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है। अब देखो फैक्ट्री उक्ट्री और भी क्षेत्र में खुलने लगा, कपड़ा उपड़ा का भी जो है कि फैक्ट्री खुला। तो भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खुला? हाँ, गुजरात। हाँ, लिखो लिखो, नेक्स्ट में लिखो। सूती वस्त्र का प्रथम मिल, सूती वस्त्र का प्रथम मिल 1853 में बंबई में खुला। ठीक है, उधर सूती वस्त्र होता भी था। सूती वस्त्र क्या चीज़ से निकलता है? कॉटन से, कपास से। ठीक है, और महाराष्ट्र तरफ का, कुछ गुजरात तरफ का मिट्टी आपका काली मिट्टी है, उस मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे कॉटन ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो वहीं पे फैक्ट्री खुला। कावस जी नाना भाई के प्रयास से, कावस जी नाना भाई हमारे मौसा थे। कावस जी नाना भाई, कावस जी नाना भाई सर डेट क्या बोले थे? 53, नाना भाई के प्रयास से भारत में प्रथम जूट मिल कहाँ खुला? जूट का मिल आए? आए? बंगाल में खुला प्रथम जूट का मिल। कब? 1855 में। नीचे में लिखो 1855 में रिषड़ा, बंगाली आजकल आ नहीं रहा है, बंगाली दादा, वो सबको ये सब जगह अच्छा से मालूम होगा। हाँ, रिषड़ा, रिषड़ा। ठीक है, ब्रैकेट में बंगाल में खुला। ठीक है, बंगाल वाला एरिया में जूट बहुत होता था। ठीक है, आज भी सबसे ज़्यादा जूट पूरे वर्ल्ड में आपका बांग्लादेश में होता है। तो बांग्लादेश उस टाइम में क्या था? बंगाल का पार्ट था। ठीक है, अब देखो भारत में पहला स्टील फैक्ट्री कब खुला और कहाँ खुला? बोकारो 1964 में खुला, और वहाँ स्टील प्लांट है। हाँ? का बोकारो स्टील सिटी, तो स्टील सिटी कब खुला? हाँ, बहुत है, बहुत पहले का है, लेकिन सबसे पहले 1907 में टिस्को खुला। हाँ, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में। कहाँ? ब्रैकेट में लिखना साक्षी, साक्षी कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ है? तो झारखंड में। ठीक है, तो प्रथम फैक्ट्री कहाँ खुला था? तो झारखंड वाले एरिया में, जमशेदपुर में। कब? 1907 में। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा, जमशेद जी टाटा। ठीक है, अभी इसका नाम शायद टाटा स्टील है, सिर्फ पहले टिस्को था। डेट क्या बोले थे? 1907। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें हम इसको सम्मिलित किए हैं। उत्पादन कब शुरू हुआ? 1907 में तो खुला, तो तुरंत तो उत्पादन नहीं होने लगा होगा, टाइम तो लगा होगा। तो प्रोडक्शन शुरू हुआ 1912 से। इसमें नीचे में लिख लो 1912 से। ठीक है, अब चलो हेडिंग दो, बैंकों का विकास। हाँ, क्योंकि बैंक ये सभी खुलना शुरू हुआ।
अंग्रेज अगर यहाँ बढ़िया से चलाता, यहाँ के परंपरा और संस्कृति को देखते हुए, यहाँ के लोगों को विश्वास में लेते हुए, तो शासन कर सकता था, ठीक है। लेकिन जो लूटना पाटना शुरू किया तो कितना दिन, एक न एक दिन तो आदमी को समझ में आएगा ही ना, ठीक है। हाँ, ये जरूर हुआ कि वो लोग को आने से लोग वहाँ पे जाके पढ़ने लगे और पढ़ के जो है कि बहुत चीज़ जानने लगे, ठीक है। बोले कि अरे इंडिया में इस चीज़ को अंधविश्वास बोलते हैं, ठीक है, ये तो अंधविश्वास में है सब, चलो चलो उसको सुधारो। तब वहाँ से लोग पढ़ के आए इंडिया में, जो है कि उसको सुधारने का काम किए, बहुत सारा चीज़ को जो है कि यहाँ पे, तब जाके धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ ना। अचानक कोई भी चीज़ थोड़े हो जाता है। हम लोग आज जितना अच्छा भारत में मलाई मार रहे हैं, ठीक है, पूरा इतिहास अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कितना कुर्बानी आदमी दिया है, तब जाके हम लोग आज इस पर मलाई मार रहे हैं। तो उस जो कुर्बान किए हुआ है, जो व्यक्ति जो शहीद हुए हैं, उसको हमेशा आपको दिल में रखना है, ये आपका मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 51 का ये कहता है, ठीक है। चलो, बैंकों का विकास। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक थोड़ी था, वो तो कंपनी का नाम है, ठीक है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में खुला था ये, ठीक है। हाँ, 1770 में खुला था। ठीक है। एक वहीं का कंपनी था, एलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है, उसी के द्वारा ये बैंक चलाया जा रहा था। यानी कि ये बैंक में हिंदुस्तानी आदमी नहीं है, नाम हिंदुस्तान है, ठीक है, लेकिन इसको चला कौन रहा है? विदेशी, अंग्रेज। वहाँ का एक कंपनी है एलेक्जेंडर एंड कंपनी, वो चला रहा है, ठीक है। अब देखो, हम लोग देखे थे कि बंगाल को जीता, मद्रास को जीता, मुंबई को जीता, ठीक है, और इसको जीत के इसका नाम दिया प्रेसिडेंसी। पढ़े थे हम लोग, प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। और ये तीनों जगह जो है कि एक गवर्नर होता था, ये तीनों एरिया को चलाने के लिए। आगे चल के जो है कि जब जैसे जैसे विस्तार हुआ अंग्रेजों का, तो तीनों गवर्नर को जो है कि पूरे भारत के एक गवर्नर रख दिया, ठीक है। अब ये तीनों गवर्नर इसके अंडर में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो गया। अब यही तीनों के नाम पर जो है कि 3 गो बैंक खुला, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और फिर कौन बैंक है? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये सब क्या था? इसको प्रेसिडेंशियल बैंक बोला गया, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसी के नाम पे 3 गो बैंक खुला। अब यही तीनों बैंक जो है कि आपका आगे चल के 1921 में इसका नाम हो गया इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक, ठीक है। यही इंपीरियल बैंक आगे चल के 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और नाम दे दिया गया SBI, जो आज तक कार्यरत है, ठीक है। बाकी बैंकों के बारे में तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स चलेंगे तब, ठीक है। यहाँ तो हम लोग इतिहास के हिसाब से जितना ज़रूरत है उतना पढ़ रहे हैं। तो देख रहे हो ना कि SBI का स्थापना कैसे हुआ, ठीक है। उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक 3 बैंक को मिला के बना था, ठीक है।
कौन कौन बैंक इंपीरियल बैंक बनने में शामिल नहीं था, कौन कौन था, तो जो था इसको याद रखो, तीनों प्रेसिडेंसी था, ठीक है, तो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट में लिखो अवध कॉमर्शियल बैंक, चाहे हटाओ इसे, छोड़ो, टाइम नहीं है। इसको उसमें से लिख लेना, चाहे हम लोग इकोनॉमिक्स में चलेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है। अब एगो बहुत बड़ा चीज हम लोग चल रहे हैं, हेडिंग 2, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। धन का बहिर्गमन सिद्धांत। थोड़ा सा पेन देखे रहे, अब देखो धन का बहिर्गमन सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है, नाम सुने हो ऐसा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इंग्लिश में इसको बोला जाता है, ठीक है, और इसी को हिंदी में भी लिख दे के और हिंदी वाला से भी जो है पूछ दिया जाता है, इसीलिए इंग्लिश वाला भी याद रखो, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी इस चीज को दिए। दादा भाई नौरोजी इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को दादा भाई नौरोजी दिए। क्या था ये? अंग्रेज जब यहाँ पे शासन करने लगा, ठीक है, और अपना हिसाब से चलने लगा, अपने हिसाब से टैक्स वगैरह सब कुछ वसूलने लगा, ये तो हम लोग अभी देखे ना, ठीक है, तो यहाँ से पैसा सब वसूले और लेके इंग्लैंड में चले जाए, जिसके कारण वहाँ पे औद्योगिक क्रांति होना शुरू हो गया, ठीक है, तो इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा था कि तो अंग्रेजों का लूट है। दादा भाई नौरोजी जो है कि इस तरफ ध्यान दिए और बोले कि तो धन का बहिर्गमन हो रहा है, यहाँ से धन जो है कि जा रहा है, बह रहा है धन यहाँ से, ठीक है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो सब जो है कि लूट के ले जा रहा है। और फिर पूरा नेशनल इनकम निकाले, जैसे आज भी नेशनल इनकम शायद 2 लाख से ऊपर हो गया है, ठीक है, नेशनल इनकम उस टाइम में बोले पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, प्रति व्यक्ति आय। जहां आज कोई स्टेट में 80,000 है, 90,000 है, 1 लाख है, 1,20,000 है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, इस टाइप से जो है कि होगा, ठीक है, उस टाइम में 20 रुपया। ये बात हम बता रहे हैं 1867-68 का, ठीक है। इसी तरीके से आपका 2-3 गो और भी महान व्यक्ति लोग है, वो लोग भी अपना अनुमान लगाया है कि इतना था। तो यहाँ से आपका डाटा वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इसको जो है कि इस तरीके से टेबल बनाओ छोटा सा, पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद में जो है कि बनाना अनुमान आय व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति में लिखो दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है। इस पे यहाँ पे समय कर दीजिए, अनुमान यहाँ पे हो जाएगा। व्यक्ति या अनुमानकर्ता भी लिख सकते हो कि किसने अनुमान लगाया, ठीक है, तो अनुमानकर्ता भी लिख सकते हो व्यक्ति के जगह पे, और ऑब्लिक दे के भी लिख सकते हो। तो दादा भाई नौरोजी 1867-68
में कितना लगाए थे पर व्यक्ति आए? 20 रुपया। 20 रुपया। लॉर्ड कर्जन 1901 30 रुपया। 30 रुपया। विलियम डिग्बी, नीचे में लिखो विलियम डिग्बी। इनका डेट का हिसाब किताब नहीं मिलता है, सीधे आय में लिखो 18 रुपया। मतलब डेट नहीं मिलता है कि किस समय लगाए थे अनुमान। 18 रुपया आय में लिखो। उसके बाद BKRV राव, राव, एक तो देखना, एक तो फिल्म का छोटा सा रील जो है कि वायरल होता है, ठीक है। असरानी साहब रहते हैं और वहाँ पे एगो पेशेंट जाता है इलाज कराने। वो हंसने वाला नहीं, एक तो बहुत चर्चित एक्टर है वो, जो बहुत हंसने का ज़्यादा रोल निभाते हैं वो, ठीक है। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब पहले तो गया तो ही तो दोनों को मिल के हंसा, क्योंकि फिल्म है तो थोड़ा सा कॉमेडी भी ना होना चाहिए। तो फिर असरानी ने बोला, अरे कितना हंसते हैं आप, क्या बात है? तो बोले कि हम सुने हैं कि आप ऐसा डॉक्टर है कि ऐसा इलाज करते हैं कि वो लाइलाज हो जाता है। तो हाँ, क्या बात है? तो हमको झूठ बोलने का आदत है, ऐसा कोई दवा दीजिए कि हम सच बोलने लगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो इलाज कराने आता है वो अपना नाम बताता है, ठीक है। इधर से पूछता है अपना नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तो फलना फलना ढिमका ढिमका इतना लंबा। तो बोलता है कि अकेले का नाम है कि पूरा फैमिली का नाम है? तो बोलता है अकेले का नाम है। तो पहले ऐसा होता था कि पूरा फैमिली का नाम हो जाता था, ठीक है। एक वर्ड पापा जी का, तो एक वर्ड दादाजी का, तो एक वर्ड नाना जी का, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फैमिली ना हो गया। तो पहले फैमिली का नाम होता था, ठीक है। तो इन्होंने कितना दिया 1931-32 में? 62। 1931-32 में 62, 62, ठीक है। इसे नीचे में लिखना नोट करके, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन डॉक्टर BKRV राव के द्वारा ही किया गया, नमो देखो ना रे, यहाँ नमो लिखी है ना, के द्वारा ही किया गया। ठीक है, तो इसको याद करना है। अब देखो, जब ये सब हम लोग पढ़ रहे थे, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो ये सब जिस टाइम में चल रहा था उस टाइम में दरिद्रता बहुत फैल गया था, ठीक है। अकाल भी जो है कि पड़ गया था। अकाल का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना, गरीबी छा जाना, इमरजेंसी, वो तो पता होना चाहिए। तो अकाल का वो पता रहता है, अकाल उसी टाइप का होगा, अकाल उसी टाइप का होगा। इसका है टाइप है इसका, ठीक है। तो किस चीज़ का अकाल वैसे नहीं बोला जाता है, अकाल एक ही वर्ड है। तो अकाल का मतलब सूखा पड़ जाना नहीं होता है। जनरली लोग वही चीज़ समझता है कि अकाल मतलब सूखा पड़ गया। चाहे सूखा पड़ जाएगा तो बोलेगा इस बार लगे थे कि अकाल पड़तो रे बाबा, ठीक है, पानी नखो पड़त,
पढ़ता है ना गढ़वा में सब, ठीक है। तो ये सब जनरली भाषा है, चिंता नहीं करेला, ठीक है। अकाल, अकाल का मतलब होता है कि भूखमरी हो गया, दरिद्रता फैल गया, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, गरीबी पूरा एकदम ऐसा छा गया है कि, तो इसको बोला गया अकाल, यानी कि खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है, अकाल पड़ गया। काहे नहीं खाने के लिए खाद्यान्न है? तो अंग्रेज लोग जब यहाँ पे शासन करने लगा तो ये लोग खाद्यान्न फसल, हमारे देश में ऐसा इससे पहले कभी नहीं होता था, खाद्यान्न तो दूसरा देश का लोग आता था और यहाँ पे सोना चांदी दे के खाद्यान्न ले जाता था। खाद्यान्न मतलब क्या? फूड, फूड बोले तो खाना। एप्पल, एप्पल फूड है कि नहीं? है? चाउमीन बना हुआ नहीं? अच्छा, मतलब अनाज। हाँ तो बोली थी, तो हम तो बोल रहे, तुम ठीक बोली थी। ठीक है, अनाज का मतलब, अनाज हो गया आपका खाद्यान्न फसल, गेहूँ चावल, इसी में मोटा अनाज ले लो, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, जिसके बिना हम लोग नहीं जीवित रह सकते हैं। अब रोज आदमी जो है कि चाउमीने खा के नहीं ना जीवित रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में देखते हैं कितना कोई चाउमीने मारेगा, 2 प्लेट का चल रे बाबा आज के हो गया, अब कौन जाएगा रोटी बनाने, गैस जलाने, गैसों नहीं है, गैस भरा के ले आओ तो फलना ढिमका, ठीक है। बहुत तरह का जो है कि झोल झमेला है। सास भी कभी बहू थी, तो टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो हम भी स्टूडेंट लाइफ में जो है कि रह चुके हैं, तो हमको मालूम है, हम लोग भी जो है कि कभी कभी यही मार के रह जाते थे, ठीक है। तो लेकिन ये सब गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए, ये सब लिमिट में कभी कभी जो है कि ठीक है, ये सब जंक फूड है। कहाँ रख दी रे? ठीक है, अभी लिखना है, अभी लिखना है। लेकिन हमको ये नहीं समझ किसको? स्ट्रक्चर पूरा ये क्या है। ये राष्ट्रीय आय सबसे पहले कौन निकाला? नेशनल इनकम। अब जब तक नेशनल इनकम नहीं समझोगे तो लगेगा कि ये सब क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम, इसको पूरा समझने के लिए इकोनॉमिक समझना पड़ेगा, उसके लिए 1 क्लास लगेगा, ठीक है। अभी नहीं समझ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली तुम याद कर लो, 20 रुपया, 30 रुपया, 18 रुपया, 62 रुपया है ना, कौन कौन बोला है इसको याद कर लो, ठीक है, वो अपने समझ में जो है कि आ जाएगा। अब देखो, जब ये सब भूखमरी होने लगा, अकाल उकाल जब पड़ने लगा, ठीक है, हल्ला गुल्ला होने लगा कि अंग्रेज कुछ नहीं कर रहा है, टैक्स वसूलता है लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं दे रहा है, फलना ढिमका, ठीक है। तो उसके लिए अकाल समिति जो है कि गवर्नमेंट बनाना शुरू किया, अकाल आयोग जो है कि बनाना शुरू किया। तो किस किस व्यक्ति के नेतृत्व में अकाल आयोग बना, ठीक है, किस किस व्यक्ति के नेतृत्व में अकाल समिति बना, वो व्यक्ति का नाम आपसे पूछता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन में, इसमें से कौन अकाल से संबंधित है, ठीक है, 4 गो व्यक्ति का नाम दे देगा, तो याद रहेगा तबे ना वहाँ मारेगी, ठीक है। तो लिखो, अकाल समितियाँ ऑब्लिक आयोग, अकाल समितियाँ ऑब्लिक आयोग, अकाल समितियाँ ऑब्लिक आयोग, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति संबंधित है, खाली नाम लिख लो, 4-5 गो लिखो। स्ट्रेची आयोग, स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? अकाल से, रेलवे से, जहाज से, भूमि से, किससे? स्ट्रेची आयोग अकाल से बना था, ब्रैकेट में लिखो 1880। कर्नल स्मिथ समिति, कर्नल स्मिथ समिति 1866-67, 1866-67। कैंपबेल समिति, कैंपबेल, कैंपबेल समिति 1866-67, 66-67। कैंपबेल, काची लिखे हो? कर्नल स्मिथ समिति 60-61, 66-67 लिखवा दिए थे का? अच्छा अच्छा, 60-61, 60-61 स्मिथ 60-61।
ठीक है, बस इतना ही ज़्यादा ट्रेंडिंग करता है, इसको 3 को याद रखो। हाँ, सब अकाले में लिख रहे हो तो अकाले में ना होगा रे। अब 4 पीस मछली मिला खाने के तो आदमी 1 पीस घर में 1 पीस घर में जाके नहीं ना खाएगा। इसके अंदर जो लिख रही हो सब इसी का है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब ध्यान से जो है कि सुनो, इसके बाद का चैप्टर क्या है? जल्दी बता। ब्रिटिश शासन, नहीं ये तो हो गया 1857 का विद्रोह। तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे और यहाँ से पढ़ाई का तरीका थोड़ा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को जो हिसाब से पढ़ना है वो हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा राष्ट्र का भावना जो है कि मन में आना शुरू होगा, ये सारा चीज़ यहाँ से आना शुरू होगा। ठीक है, तो सोमवार को जो है कि हम जा रहे हैं छुट्टी पर। बुधवार को भी क्लास हाँ ना में रह सकता है, लेकिन शुक्रवार को क्लास फिर होगा। तो अगला शुक्रवार या बुधवार को ये कहाँ इतना लंबा छुट्टी है? बुधवार को हो सकता है आ जाए, ठीक है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ना में है। अब वो तो गाड़ी घोड़ा का बात है, कभी टाइम से पहुंचा दिया तो आ गए, तो नहीं तो नहीं। तो चलो ठीक है।